तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। हमारा जो है था वो आर्हेनियस इक्वेशन था, उसको हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही। नेक्स्ट हमारा है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमें क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द लॉ ऑफ मास एक्शन for a dilute solution and weak electrolytes, and it gives the relationship between dissociation of weak electrolytes। ठीक है, वो क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और ये रिलेशनशिप देता है किसके दरमियान? डिसएसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रो, जो ब्रेक डाउन है किनकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसके दरमियान हमें रिलेशनशिप देता है। तो हम इसको एक डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट के, ये हमें रिलेशनशिप जो है वो कैसे देता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाईली कंसंट्रेटेड और सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल? अभी हमने ऊपर बात की वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को जी, ये जो है ना वो करता है, रिलेशन देता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, स्ट्रॉन्ग का नहीं देता। और इसी तरह जो है वो जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं उनके लिए भी नहीं देता, ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए देता है। तो ये डिफरेंस जो है वो आपने इसमें याद रखना है कि ये जो रिलेशन है हमें किसके लिए देता है? एक तो डाइल्यूट के लिए देगा, और दूसरा क्या देगा? वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का रिलेशन देगा, स्ट्रॉन्ग और उसका जो है वो हमें रिलेशन जो है ना वो नहीं देगा। तो ये चीज आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि डाइल्यूशन जो है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो क्या कहता है। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, ए बी जो है वो हमारे रिएक्टेंट है और हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो इनिशियल मोल जब कंसंट्रेशन जो थी वो स्टार्ट में 0 थी, तो तब हमारे पास क्या थे? रिएक्टेंट का 1 मोल था, और जो है प्रोडक्ट्स के वो 0 0 मोल थे। तो मोल्स एट एक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे ही हमारा रिएक्शन जो है वो एक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, तो हमारे पास जो मोल्स है 1 - अल्फा, और अल्फा जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम किसको कहते हैं, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोलते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोलते हैं। तो अब जो है हम, आपको पता है जब हम डेरिवेशन करते हैं जैसे फर्स्ट लॉ की, सेकंड लॉ की, तो उसमें जो है वो मोल जो रिएक्टेंट्स में से उतनी चीज जो है वो माइनस हो जाती है, और बाकी जो है प्रोडक्ट्स में हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो जब हम देख क्या कहते हैं इसको वॉल्यूम के लिहाज से डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास ये क्या चीज हो जाएगी? हाँ, ये देखें यहाँ पे 1 - A/V, देन A/V। ये इसके नीचे वॉल्यूम के लिहाज से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये चीज होगी हमारे पास। तो अब हम एक्चुअली, आपको पता है कि हम जो है वो कैसे लिखते हैं, एक्विलिब्रियम पे हमारे पास कैसे रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, केसी किसके इक्वल होता है हमारे पास? केसी किसके इक्वल होता है? केसी जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे ए अल्फा ओवर वी, एंड देन अल्फा ओवर वी ओवर 1 - अल्फा × वी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई चीज कट हो रही है या नहीं हो रही? तो यहाँ पे किसी चीज की कटिंग नहीं हो रही, तो हम इनको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो सम क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई होके A² इंटू ओवर, सॉरी, V × V से मल्टीप्लाई V स्केयर, और देन 1 - अल्फा × V है। ठीक है, अब जो है हमारे पास क्या हो सकता है, किसकी कटिंग हो रही है? के हमारे पास किसके इक्वल आ गया? A² / V², 1 - अल्फा × V। तो जब जो है एक V जो है वो एक V से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा? जब अल्फा की वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 1 की इक्वल हो जाएगा, 1 - अल्फा। ये चीज एक आपने याद रखनी है कि जब वैल्यू जो है हमारे पास हो जाएगी अल्फा की 1 से बहुत लेस 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 देन 1, तो जो 1 - अल्फा है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जब 1 के इक्वल, ये सारी वैल्यू क्या हो गई? 1 के इक्वल हो गई, और हमारे पास क्या बच गया? A² / V² जो है वो हमारे पास बच जाएगा। तो हम K = जब हमने ये लिखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिहाज से हम इसको लिख रहे थे, तो हमारे पास क्या बच गया बाकी? K =
ए स्क्वायर ओवर वी। तो अब हम जो है, अगर फॉर एग्जांपल वो हमें न्यूमेरिकल देता है और वो कहता है कि फाइंड आउट करें, अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करें, या फिर वो वॉल्यूम कहता है फाइंड आउट करें और के और ए स्क्वायर की वैल्यू दे देता है, तो फिर आपको इक्वेशन को सेपरेट करके लिखना आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमने स्क्वायर को खत्म करना है, ठीक है, स्क्वायर हम चाह रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, हम चाह रहे हैं कि चलो जी हम इक्वेशन को सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ए स्क्वायर को सेपरेट आउट कर लिया और के जो था इधर क्या हो रहा था, सॉरी वी इधर क्या हो रहा था डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, के और वी आपस में क्या हो गए मल्टीप्लाई हो गए, और ए स्क्वायर जो है वो एज इट इज रह गया। तो जब हम टेकिंग अंडर रूट दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, तो जो जब हम ए का अंडर रूट लेंगे इस ए का, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और साथ हमारे पास सॉरी ए कह रही अल्फा, तो अल्फा बच जाएगा और के वी के ऊपर अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। तो के जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और जो ए एल्फ डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो किसके अंडर रूट ऑफ, वो जो है degree of dissociation is directly proportional to square root of its dilution at constant temperature। जी टेम्परेचर क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो हमारी डाइल्यूशन जो है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ओस्टवॉल जो है वो हमें ये भी बताता है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे पास क्या है जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा, अल्फा जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डाइल्यूशन के, टेम्परेचर हमारा क्या है वो। वाओ, नहीं कपड़े पहन के आए तुम? स्टूडेंट अपना माइंड थॉट इधर करो। आओ, दिखाओ मुझे। कपड़े तो पकड़ लो टेम्परेचर, अपने। टेम्परेचर क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपने इसमें याद रखनी। दो चीजें हमने डिस्कस की हैं अभी इस डाइल्यूशन लॉ में, एक तो की हमने कि जो है डाइल्यूट को डिस्कस करेगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट को करेगा, और दूसरा स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड को नहीं करेगा। दूसरा ये हमें क्या बताएगा, ये जो बताता है जी कि जो हमारा है डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन के, लेकिन किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये क्या था हमारा ऑस्टवॉल डाइल्यूशन लॉ, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अभी हमने डिस्कस किया, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी मैं कह रही थी, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है माजरत उसके लिए। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होती है हमारे पास, it is denoted by alpha and is defined as the range to which ionization of an electrolyte take place in a solvent। कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट है, उसकी जब तक मतलब कि कोई है वो इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, तो जब तक उसकी आयनाइजेशन हो रही है तो वो क्या होगी, उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगी। तो अभी हमने कहा कि हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हमने किस में डिस्कस किया है, ओस्ट डाइल्यूशन लॉ में उसको डिस्कस करके आए हैं। अल्फा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसएसोसिएटेड, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हो रहे होंगे, डिसएसोसिएट हो रहे होंगे, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। टोटल नंबर जो भी हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उससे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी हो रही है आयनाइजेशन हो रही है, तो उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो उसमें से जितने जो हैं वो आयनाइज्ड हो जाएंगे अलग, ठीक है। तो वो जो होंगे वो आपस में उनको डिवाइड करके तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू होगी हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, जो अल्फा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट वो किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा रिप्रेजेंट अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इट, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयनाइजेशन हो रही है, तो उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। अभी हम क्या पढ़ के आए थे डाइल्यूशन लॉ में, ऑस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ में हम पढ़ के आए हैं ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डाइल्यूशन मैक्सिमम एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये मैक्सिमम किस पे होगी,
इनफिनिट, जब इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, इनफिनिट अमाउंट होगी, तो हमारे पास ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो इनफिनिट कब होगी, तो ये हमारे पास मैक्सिमम होगी एट इनफिनिट, सॉरी कहाँ पे थे हम, मैक्सिमम एट इनफिनिट डाइल्यूशन, मतलब कि डाइल्यूशन होती जा रही है, होती जा रही है। तो एक पॉइंट आया इन्फिनिटी पे हम पहुंच गए हैं, तो वहां पे जाके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयोनाइजेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट वो हमारे पास क्या कह रहा है जी, जो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये चीज भी जो है वो आपने दोनों चीजों को याद रखना है कि जो हमारे पास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो इसके डायरेक्टली और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जी, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन विल बी डिक्रीज फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा कि डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन जो है या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जब हम उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो जिसमें क्या होगा, एक कॉमन आयन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल उस रिएक्शन में भी वो आयन है और जो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया उसमें भी वो आयन है, तो वो क्या हो गया, वो दोनों में कॉमन हो गया ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चीज समझ आ गई है बच्चों, समझ आ रही है। मैम एक बार रिपीट कर दें। कॉमन आयन इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन एक ही चीज है, अभी हमने डिस्कस किया ना डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को। तो वो कह रहे हैं कि वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, किसके लिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम हो जाएगी कि जब हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ऐड कर देंगे कंटेनिंग अ कॉमन आयन, अब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी वो आयन है और हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी वो आयन है, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, आयन उसमें वीक में भी था स्ट्रॉन्ग में भी है, तो दोनों कॉमन आयन हो गया ना उसमें, कि कॉमन आयन प्रेजेंट है। तो आगे हम एक एग्जांपल से भी जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं। द कंसेंट्रेशन ऑफ अनकॉमन आयन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अब क्या होगा, जैसे ही हम उसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उसके अंदर जो आयन है, एक कॉमन आयन है, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयन हुआ और एक जो हमने डाला उसका जो आयन है, तो वो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया ना। तो जो अनकॉमन है उसकी अल्टीमेटली कंसेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि दो उसमें जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयन आ गया है। सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये उसने एग्जाम्पल डिस्कस की हुई है, हम इसी एग्जाम्पल को ही डिस्कस करते हैं, हम कंफ्यूज नहीं करते। यहाँ पे ये देखें, NH4OH रिएक्शन कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में और हाइड्रोक्सल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हमने उसके अंदर, ये हमारा क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट था। पहला क्या था, NH4OH क्या था हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट था। तो हमने क्या किया जी, NH4 OH जो है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है ना। तो जब ये आयंस में कन्वर्ट हुआ तो एक आयन ये बन गया और एक आयन ये बन गया। तो जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl जो है वो डाला, उसका रिएक्शन किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें देखें, इसमें भी NH4 है और ये भी NH4 है। अब ये OH है और ये Cl है, ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों क्या है, सेम हो गए हैं दोनों रिएक्शन में, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन आइन है। ठीक है, NH4 पॉजिटिव क्या है हमारा, कॉमन आइन है, और बाकी दो जो है वो अनकॉमन है। ठीक है, तो उनकी वैल्यू जो है, ये अब ये भी इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये जाहिर सी बात है इसकी भी कुछ अमाउंट है और कुछ इसकी अमाउंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी एज कंपैरिजन टू इनके हाइड्रोक्सल और क्लोरीन के। इसकी अपनी कंसंट्रेशन है और इसकी अपनी कंसंट्रेशन है, लेकिन ये दोनों सेम है, तो इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वो ये बताना चाह रहा है इसमें। ठीक है, समझ आ गई है। तो कॉमन आयन, ठीक है, हियर द वैल्यू ऑफ फॉर अल्फा फॉर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फॉर NH4OH विल बी डिक्रीज्ड बाय NH4Cl। ठीक है, तो NH4 की जो है आयोनाइजेशन हम उसको कम किससे कर रहे हैं, NH4Cl कॉमन आयन इफेक्ट से कम कर रहे हैं। क्या डाल के, NH4Cl। दूसरी एग्जांपल उसने हमारे पास डिस्कस की हुई है, CH3COOH। ठीक है,
तो अब ये देखें यहाँ पे ये डिसोसिएट हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो रहा है ना, यहाँ पे हमारे पास CH3COOH, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हम ये हमारा क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना CH3COOH, तो इसमें हमने कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, CH3COONA। तो अब ये डिसोसिएट हुआ किस फॉर्म में, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों कॉमन आइन हो गए हैं ना इसमें। ये देखें, ये दोनों कॉमन आइन हो गए और ये दोनों क्या है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसकी जो है वो क्या कहते हैं, अमाउंट दोनों की ज्यादा हो गई है ना, तो इसकी जो है वो कम हो गई है। तो इसकी जो रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए हमने क्या डाला, CH3COONA। तो ये हमारा कॉमन आइन इफेक्ट इस रिएक्शन में कौन सा है, कॉमन आइन क्या है, इस रिएक्शन में हमारा कॉमन आइन कौन सा है, जो हमने इसको सप्रेस करने के लिए CH3COOH को सप्रेस करने के लिए डाला है। तो हमारा कॉमन आइन इसमें कौन सा है। इसमें जो हमारा कॉमन आइन है वो सिंपल सी बात है, CH3COO नेगेटिव है, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने क्या किया, इसकी आयनाइजेशन को सप्रेस कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। डिक्रीज हमने करने के लिए, हमने डिक्रीज ही करना था ना, हमारा मकसद तो डिक्रीज करना था। तो हमें नहीं समझ आ रही थी हम किस तरह करें, तो हमने फिर कॉमन आइन इफेक्ट को यूज किया, कंसंट्रेशन सॉरी उसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इसमें CH3COO जो है नेगेटिव, वो क्या कॉमन आइन इफेक्ट है। बच्चों जवाब दिया करो, सारे जाग रहे हो। ठीक है, ये कॉमन आइन इफेक्ट था हमारा। इसमें अब वो क्या आपसे पूछ सकता है, ये भी देख लेते हैं हम, इसमें से वो आपसे पूछ सकता है कि जो हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो हम उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो फिर वो ये भी चीज पूछ सकता है कि कंसंट्रेशन जो होती है वो कॉमन आइन की ज्यादा होती है या कॉमन आइन की ज्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन आइन की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये चीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एक छोटी सी बात है वो आपने याद रखनी है। आइसोहाइड्रिक जो है सोल्यूशन, वो कौन से होते हैं हमारे पास, ये वो सोल्यूशन होते हैं जिनमें किसकी कंसंट्रेशन सेम होती है, कॉमन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो सेम होती है, तो उनको हम आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद जी है हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम देखेंगे pKa क्या होता है, pKb क्या होता है, पीएच को देखेंगे, पीएच जो है उसके लिए हम बेसिक और एसिडिक स्केल को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है किसकी, हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयन, ये दोनों चीज क्या होती है, एक ही चीज होती है ना, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन। तो and hydroxyl it is donated by Kp, सॉरी Kw, सॉरी Kw से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसकी, ये किसका प्रोडक्ट है, मोलर कंसंट्रेशन है हमारे पास किसकी, हाइड्रोजन की या हाइड्रोनियम आयन। अगर उसने हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो भी ठीक है, और अगर वो हाइड्रोनियम आयन लिख देता है तो आपने कंफ्यूज नहीं करना, हाइड्रोनियम आयन भी जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, वो हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये हमारा क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट। तो इसको हम डिनोट करते हैं KW से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम इसको डोनेट किससे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जी रिएक्शन है, वाटर जो है वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ ही। तो वाटर जो है वो क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन बना रहा है, ठीक है। तो अभी हमने कहा था कि हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे पास जो है वो, मुझे रिएक्शन को समझाने की तो जरूरत नहीं है ना, आपको सिंपल सा रिएक्शन है, समझ आ रहा है, नजर भी आ रहा है कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमने कहा था कि हाइड्रोनियम आयन जो है वो हाइड्रोजन आयंस भी मतलब उन्हीं को हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है KW। तो हम KW जो है वो लिख सकते हैं इनटू, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन, सॉरी मेरे पास जगह कम है, पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर हम जो है हाइड्रोनियम आयन की जगह देखें, अब उसने हाइड्रोजन आयन लिख दिया है, तो ये कोई जो है इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने। तो ये है हमारे पास किसका प्रोडक्ट आ गया, वाटर का प्रोडक्ट आ गया। अब वो बताता है कि KW क्या है,
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। ठीक है, अब के डब्ल्यू क्या हो सकता है, किसके इक्वल होता है? के डब्ल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल होता है किसके? के ए। ठीक है, एसिड के लिए, और के बी जो है वो बेस के लिए। अब जो हाइड्रोजन है, अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे ना, सॉरी, आर्हीनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और उनके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है उनके कंसेप्ट के बारे में। तो जो हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। और जो हाइड्रोक्सल आयन को डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास बेस होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें हैं, हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोक्सल भी है। तो जो इसके हाइड्रोजन के लिए है वो हम लिखेंगे के ए। ठीक है, एसिड्स के लिए के बी जो है वो बेस के लिए है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम इसका लेंगे, लॉग लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 के डब्ल्यू। ठीक है, तो के डब्ल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? के ए इंटू के बी। एसिड का कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? बेस से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे हमने ऊपर वाली इक्वेशन में लिखा है अभी, ये हमारे पास वो लिखी हुई है। तो पी के ए डब्ल्यू इज इक्वल टू पी के ए प्लस पी के बी। ठीक है, ये हमने कौन सा लॉग का वो है, लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो किस में चले जाते हैं? प्लस में चले जाते हैं। ठीक है, तो 25 डिग्री पे जो के डब्ल्यू है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 × 10⁻⁴ ये एक उसने एक एमसीक्यूज जो है पास पेपर में पूछा भी हुआ था कि के डब्ल्यू की जो वैल्यू है हमारे पास 25 डिग्री पे वो कितनी होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1 × 10⁻⁴ होती है। तो जब हम इसको करेंगे, लिखेंगे, तो ये हमारे पास पी के डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी? 14 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इंक्रीजेस। हाँ, के डब्ल्यू इंक्रीजेस, फॉर एग्जाम्पल एट 98 डिग्री के डब्ल्यू इज 1 × 10⁻⁴ ठीक है, और माइनस में आपको पता है जितनी वैल्यू जो है वो होती है। जी जी, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, होप सो मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ना तो नोट्स तो जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू, पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई? 14 आ गई है। ठीक है, तो अब आपने इस चीज को याद रखना है कि पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? 14। लेकिन जब वो पूछता है कि 25 डिग्री पे के डब्ल्यू की वैल्यू बताए, अब पी के डब्ल्यू में और के डब्ल्यू में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों में। तो के डब्ल्यू जो है वो हमारे पास होता है 1 × 10⁻⁴ और उसने ये कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो हम इंक्रीज करेंगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। और ये बात भी आपको पता है कि जब जो वैल्यू है हमारे पास जितनी माइनस में बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है। तो -14 जो है वो एज कंपेरिजन टू -12 जो है वो छोटा है। तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, 98 डिग्री पे हम गए, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई? 1 × 10⁻⁴ तो क्या हुआ कि जो हमारे पास पी के डब्ल्यू की वैल्यू है, सॉरी, के डब्ल्यू की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। तो ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 98 पे कितनी वैल्यू होती है और 25 पे कितनी जो है वैल्यू होती है। और पी के डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल होता है? 14 के इक्वल होता है। ठीक है, इस सब के अलावा किसी और सब्जेक्ट की क्लास कब होनी है? सॉरी, मुझे तो अपनी क्लास के अलावा आइडिया नहीं है। मैं ना आपको मैम से कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है, तो आप मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपको पूछ के ना मैम से बता दूंगी कि बाकी लेक्चर्स जो हैं वो कब होते हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या है। मेरे केमिस्ट्री है तो फिर मैं अपने हिसाब से जो है मैं ऑलमोस्ट जो है डेली 7 PM पे क्लास ले रही हूँ। तो ये चीज हो गई। ठीक है, ये हमारा आयनिक प्रोडक्ट था। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है हमारे पास? ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर सन। ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, पीएच स्केल से हम बेसिकली क्या मेजर करते हैं? हम बताते हैं कि 1 to 7 होगा तो हमारे पास एसिडिक होगा, और 1 to 6 तक और 7 पे होगा तो न्यूट्रल होगा, और 7 से ऑनवर्ड क्या हो जाएगा? बेसिक। तो पीएच स्केल जो है वो हमें हेल्प करता है कि आया कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है, तो हम पीएच स्केल जो है वो यूज करते हैं। तो पोटेंशियल, ठीक है, पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल डी हाइड्रोजन पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पीएच बेसिकली हम किसको कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इट्स गिवन बाय, अब देखते हैं कि जी जी, जोलॉजी की भी होती है, क्लास होती है, जोलॉजी की भी क्लास होती है, और
जी एक टाइम में अभी मेरी क्लास हो रही है तो आई थिंक कि केमिस्ट्री की क्लास ही चल रही है, बाकी तो नहीं, साथ कोई और ही होगी, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं यहाँ पे बॉटनी जोलॉजी के भी होते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो एक टाइम में सारी क्लासेस तो नहीं ले सकते ना। तो अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ उनकी भी होगी, बॉटनी जोलॉजी की भी होगी, ठीक है। एक टाइम में अभी जो मैं क्लास ले रही हूँ ना, तो मैं ही ले रही हूँ क्योंकि साइंस सब्जेक्ट्स है ना, तो फिर जिन्होंने ये ऐसी साइंस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो तीनों क्लासेस इकट्ठी तो नहीं ना ले सकते, तो होंगी लेकिन उनकी टाइमिंग्स जो है ना वो चेंज होंगी, ठीक है। ओके जी, चले पीएच स्केल हम डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद जी हाँ पीएच स्केल जो है हमने बताया कि ये किसकी कंसंट्रेशन होती है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होती है हमारे पास। तो हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस पीएच। तो जब हम इस इक्वेशन का लॉग लेंगे, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है उसने दी हुई है, इस इक्वेशन का जब हम लॉग लेंगे तो जो है पावर में वो क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी पीएच माइनस लॉग 10 इंटू हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई पीएच के लिए। पीएच फाइंड आउट करने के लिए किसकी, हाइड्रोजन आयन मीन एसिड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एसिड को, और जो OH होते हैं वो बेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गई, हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो इससे आपको एमसीक्यूज दे सकता है, ठीक है, कि वो आपको वैल्यू दे दे हाइड्रोजन आयन की, या कोई भी हो सकता है कि वो पहले आपको रिएक्शन दे, रिएक्शन में आपको कहे कि जी इतने मोलर जो है वो हाइड्रोजन आयंस हैं, तो आप इसकी पीएच फाइंड आउट करें। और फॉर एग्जांपल वो आपको पीएच की वैल्यू दे देता है और कहता है कि जी इस आयन की जो है वो आप जो है वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। तो आपको पता होना चाहिए पीएच की वैल्यू पुट करेंगे और माइनस लॉग 10 इंटू हाइड्रोजन आयंस जो है, जो कोई भी आयन उसने दिया हुआ है तो उसके हिसाब से जो है आपको आप फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। pH of aqueous solution is equal to negative logarithm of hydrogen ion concentration in mole पर लीटर। अब क्या कह रहा है, एक्वा सोल्यूशन में जो है वो पीएच की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय, अब माइनस लॉग 10 था ना, तो उसने हमारी कन्वीनियंस के लिए या आप अपनी कन्वीनियंस के लिए ये कह सकते हो कि उसने क्या किया है, उसने ये माइनस के साइन को खत्म करने के लिए क्या किया है कि लॉग 10 एज इट इज रहने दिया है, और हाइड्रोजन को क्या ले गया ओवर 1 बाय हाइड्रोजन आयन जो है वो उसने ऐसे लिख दिया है, तो नेगेटिव साइन जो है वो खत्म हो गया क्योंकि वो हाइड्रोजन को नीचे ले गया। तो ये हमारे पास पी एच इज इक्वल टू लॉग 10 ओवर 1 ओवर सॉरी हाइड्रोजन आयन जो है ये आगे हमारे पास किसके लिए, पीएच निकालने के लिए, किसकी, एसिड्स की या हाइड्रोजन आयन के लिए, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, एसिड्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जी है बेस के लिए, हम देख लेते हैं कि बेस में हमारे पास क्या होता है। हमारे अगर मीटिंग एंड हो जाए स्टूडेंट्स, तो फिर आप इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो हम थे यहाँ पे अ, अभी हम डिस्कस करने लगे थे हाइड्रोक्सल को, ठीक है। और हाइड्रोक्सल आयन जो है पीओएच जो है बेस के लिए हमारे पास किसके इक्वल होती है, माइनस लॉग इंटू हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है। तो अब हम जो है वो इसके लिए भी इसको भी लिख सकते हैं, पीएच सॉरी पीओएच, ठीक है, पीओएच इज इक्वल टू 1 ओवर सॉरी लॉग 10 ओवर ओ एच आइन, ठीक है, नेगेटिव। ये किसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, बेस के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने निकालनी है पीओएच, हमारे पास आ गई है। तो अगर हम देखें कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, किसके इक्वल होता है हमारे पास, 14 के इक्वल होता है। ये अभी हमने लास्ट पे डेरिवेशन देख के आए है ना, कि जो हमारे पास के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन, वो किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सल आयन है और हाइड्रो सॉरी हाइड्रोक्स ठीक है, हाइड्रोजन है, सॉरी सॉरी कंफ्यूज हो रहा है। हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयंस है और हाइड्रोक्सल आयंस है, तो उसका हमारा सम किसके इक्वल हो जाएगा, 14 के इक्वल हो जाएगा। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है ना कि जो है हमारे पास H पॉजिटिव के डब्ल्यू जो है, सॉरी यहाँ पे के डब्ल्यू जो था वो हमारे पास किसके इक्वल था, हाइड्रोजन इंटू हाइड्रोक्सलाइन, ठीक है, इसके इक्वल था ना। तो सिमिलरली अब हमारे पास क्या है जी, पी एच है
प्लस POH है, ठीक है, इज इक्वल टू 14। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस भी, हाइड्रोक्सल भी, तो उनका सम किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारे पास BH और POH किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। तो नेक्स्ट जी है हमारे पास जो देखे उसने नेक्स्ट बता भी दिया है कि PH और POH किसके इक्वल होते हैं, PKW के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो PKW के इक्वल आ गई ये वैल्यू सारी हमारी। तो PKA, ठीक है, जो है PKA क्या है, एसिड्स के लिए पीके किसको रिप्रेजेंट कर, कौन सा कांस्टेंट है, एसिड्स के लिए। यहाँ पे वो बता रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू log 10 इंटू के। ठीक है, किसके इक्वल है, के के इक्वल है। पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किस PKA किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके 1/KA। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज जो है हमारे पास ये आपने याद रखनी है अच्छे तरीके से, कि जो है हमारे पास PK जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -log 10 इंटू के। और दूसरा हमारे पास जो है वो इसका रिलेशन क्या है, कि PKA का रिलेशन वो पूछ सकते हैं आपके आपसे कि PKA का रिलेशन जो है वो के साथ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/K इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। या फिर वो पूछ सकता है कि PKA का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर वो पूछता है कि के का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि उसका भी जो रिलेशन है वो भी सॉरी इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, किसी को कोई इशू तो नहीं है। चले जी, नेक्स्ट था एंड पे वो स्लाइड्स चली गई थी मेरे पास से PH की ना, वो हम इसको साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, तो कि फिर हमें दोबारा वापस इस चीज को ना पढ़ना पड़े। क्लियर है सबको, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक। हाँ ठीक है, पीएच जो है को वो रेंज ऑफ सम सब्सटेंसेस हम डिस्कस कर लेते हैं, कि यहाँ पे उसने हमें बताई हुई है। आपने अब इनको याद रख लेना है, इसमें से मोस्टली वो पूछ लेता होता है पास पेपर में, उसने इसमें से क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की हमारे पास 3.0 से होती है। और सॉफ्ट ड्रिंक की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट ड्रिंक की कितनी होती है, 2 to 4.0 जो होती है पीएच होती है हमारे पास। विनीगर की आपने याद रखनी है, 2.2 2.4 होती है। स्लाइवा की, ठीक है, स्लाइवा की याद रखनी है, 6.5 to 7.5 जो है वो हमारे पास किसकी होती है, स्लाइवा की होती है। और ब्लड की 7.3 to 7.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सी वाटर की 8.5। और टीयर्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लड और टीयर्स हो गए, विनीगर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, तो टीयर्स की होती है 7.4। कभी आपके रो रहे हूँ और आंसू जो है वो गलती से लग जाए, तो आपको पता चलता है ना कि वो जो है वो थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है वो सोर टाइप है। Limitations क्या, pH scale की pH value of a solution does not instantaneously give us an idea of the relative strength of solution। ठीक है, pH जो है वो हमें relative strength जो है वो नहीं बताती solution के इसकी जो हम डायरेक्टली देख के कह सकें कि इसकी कितनी स्ट्रेंथ है इस solution की। ठीक है, pH is 0 for 1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, पीएच 0 होती है किसके लिए, नॉर्मल सोल्यूशन के लिए जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के। पीएच इज नेगेटिव फॉर कंसंट्रेशंस 2 and 3 and 10 ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसके लिए जो हम जैसे जैसे नॉर्मल सोल्यूशन ज्यादा होते जाएंगे, तो उनके लिए पीएच जो है वो क्या होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है, जी नेक्स्ट ये भी एक था हमारे पास पीएच से रिलेटेड ही। अ वीक एसिड कंसिस्ट ऑफ हाई वैल्यू ऑफ पीके, PKA। ठीक है, ये PKA है, बुला रहा है PKA, आपने याद रखना है कि जो वीक एसिड है उसकी वैल्यू उस कंसिस्ट करेगा, जाहिर सी बात अभी हमने कहा ना कि इसका इनवर्स रिलेशन है, जितना हमारा एसिड वीक होगा उतनी उसकी वैल्यू क्या होगी, PKA की ज्यादा होगी। और जितनी हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी PKA वैल्यू की जो है वो लो होगी। ठीक है, और वीक बेस जो है उसके लिए PKB की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, इसका दिन का भी आपस में क्या है, PKB का आपस में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन, ये भी आपने दोनों वैल्यूज जो है वो याद रखनी है। pH value and nature of solution for hydrogen less than 10 raised per -7 value of pH is less than 7 and solution is acidic, ये आपको बात पता है।
हाइड्रोजन जो है जब वो 10⁻⁻7 के इक्वल हो जाएगा तो हमारा सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा, और जब जो है कम होगी 10⁻⁷ तो हमारे पास जो वैल्यू है वो एसिड बेसिक साइड पे चला जाएगा, और हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें थी यहाँ पे। तो अब हम जाते हैं वापस दोबारा अपने टॉपिक पे। तो जी हम डिस्कस करने वाले थे, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर हम अगले टॉपिक में मूव करते हैं। मीटिंग एंड हो जाए तो आपने इसी से दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी नेक्स्ट हमारा है साल्ट, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, साल्ट आपको पता है कैसे बनता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हमारे पास किसका, एसिड और बेस का, तो हमारे पास क्या चीज आती है, सॉल्ट आता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बाय देयर ओरिजिन। ठीक है, आर्हीनियस टाइप एसिड प्लस बेस। ठीक है, आर्हीनियस टाइप भी हो सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, हाइड्रोजन एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, और हाइड्रोक्सल जो है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे NaOH बेस है हमारे पास, और HCl जो है वो एसिड है, तो NaCl+H2 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट ब्रोस्टेड टाइप जो है उसमें हमारे पास क्या होती है, NH3 जो है वो बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। तो ये हमारे पास ये प्रोटॉन डोनर भी, ठीक है, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन जो लूजर है वो उसके हिसाब से यहाँ पे ब्रोंस्टेड टाइप में हम बात करते होते हैं। तो ये NH4Cl जो है वो हमारा ब्रोंस्टेड टाइप बेस प्लस एसिड है। नेक्स्ट लिवाइस टाइप एसिड प्लस बेस के से रिएक्शन होते हैं हमारे पास, AgCl+2NH3 जो कब बना रहे होते हैं, कम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। अब ये हमारे पास क्या बन गया, कम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो ये कौन से लिवाइस टाइप एसिड प्लस बेस रिएक्शंस है हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लासिफिकेशन बाय द कंपोजिशन। एसिड साल्ट्स कौन से होते हैं, सॉल्ट्स फॉर्म बाय एन इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। कोई भी पॉलीबेसिक एसिड है हमारे पास, तो वो क्या बना रहा है, उनकी क्या हो रही है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, तो हमारे पास क्या बनते हैं, एसिड साल्ट बनते हैं। ये एग्जांपल्स दी हुई है, इनको आपने देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट उसने पूछा बेस साल्ट कौन से होते हैं, आर प्रोडक्ट्स ऑफ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीवेलेंट। ठीक है, पॉली एसिडिक बेस, कोई भी हमारे पास पॉलीवेलेंट बेस है, ठीक है, BiOH थ्राइस है यहाँ पे, और नाइट्रिक एसिड है हमारे पास। तो ये रिएक्शन करके हमारे पास कौन से साल्ट बना रहे हैं, बेस साल्ट बना रहे हैं, बेसिक साल्ट बना रहे हैं। मिक्स साल्ट कौन से होते हैं, साल्ट फॉर्म बाय formed in a reaction of a polyacidic base with two different acid। ठीक है, वन कैटाइन होता है, टू डिफरेंट एनाइंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये कौन सा